हाँ मुस्कान, मैम मैंने आपसे डाउट पूछा था कि एनओ में जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने उसमें बॉन्ड पेयर क्यों काउंट कर रहे हो? लोन पेयर तो 3 ही है, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है वो सही है। मैम वो तो ठीक है, लेकिन बॉन्ड पेयर कितना होगा? देखो बॉन्ड पेयर ना एक मतलब जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो ना, तो आप उसमें बोलते हो कितने बॉन्ड पेयर है, इतने लोन पेयर है, उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो। ठीक है। एंड हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए जब हम बॉन्ड पेयर भी काउंट करते हैं तो वी काउंट ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे, अगर मैं एनओ की बात करूं तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन तो मैं पहली बात है बता ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो। ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ बॉन्ड को, अगर मैं सिग्मा बॉन्ड देखूं, आप ऐसे बोल सकते हो कि उसमें लोन पेयर तो कितने हैं, 3 है। ये आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने, तो आप उसमें बोल सकते हो कि एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, 3 उसके अंदर लोन पेयर है। जब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की, देन आप वहां पे बताते हो कि इतने बॉन्ड पेयर है। लेट्स से कि BF3 है, तो आप उसमें बोलते हो 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो। तो ऐसा क्वेश्चन आना एनओ के लिए कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर बता दो, चांसेस कम है। ठीक है मुस्कान? ओके मैम। ठीक है। यस, लोन पेयर 3 होंगे जो तुमने बनाया था, और ध्यान रखना एनओ एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन ओड एनओ ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तभी उसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और बोलो मुस्कान, पलक, बाकी बच्चे और बोलो। नहीं बोलना फिर मैं पूछूं आप लोगों से क्वेश्चन। लिगेंड्स, लिगेंड्स बता दूं, वो तो मैं वैसे भी बताऊंगी जब रिकैप कराऊंगी मेरा बेटा, है ना। लिगेंड्स जो देने वाला होता है उसी को लिगेंड बोलते हैं। हाँ बोलो अंशिका। मैम लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यस, लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यस, क्योंकि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके पास क्या क्या चीज होती है? एक तो सेंट्रल एटम होती है, मोस्टली वो आपको ट्रांजिशन मेटल मिलेगा उसके अंदर, है ना। अब क्योंकि मेटल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, है ना। जितने भी याद करो, जब अपन ने डीएनएफ फ्लो के एलिमेंट्स पढ़ा था, तो अपन ने देखा था ना इनके पास डी और वाइटल भी होते हैं, है ना। जैसे आप 3D, जैसे मान लो किसी का भी एक एग्जांपल ले लो, कोबाल्ट का ले लो, तो उसमें आप क्या भरते हो? इलेक्ट्रॉन 4s2 3d7 भरते हो, राइट। अब 4s में इलेक्ट्रॉन 4p भी, आपका 4p भी वैकेंट होगा। तो मतलब क्या होता है ना, इनकी खाली और वाइटल्स में क्या करता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, रुक जा बेटा एक बार बताते, है ना। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो मेटल है ना उसके पास खाली जगह होती है। खाली जगह बोले तो उनके पास वेकेंट और वाइटल होते हैं, जिसमें लिगेंड्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब बात आती है मैम वो इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है। तो बेसिकली अभी कितना समझना है आपको कि मैम मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है। लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। अब लिगेंड तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है, लिगेंड तुम्हारा न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल बोले तो जिसपे कोई चार्ज नहीं है। लिगेंड तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स आपको कौन से वाले पढ़ने हैं आपके सिलेबस में? आपके न्यूट्रल वाले लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एंड आपका अनाइनिक वाले लिगेंड, जैसे साइनाइड हो गया, है ना, फ्लोराइड हो गया, आयोडाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सब। ठीक है। और बोलो। और अश्विनी ने पूछा मैम हेक्साडेंटेट का एक एग्जाम्पल बता दो। ईडीटी, ईडीटी अपने पास क्या था बेटा? वैसे मैं सोचती डीएनएफ लोग के डाउट पूछोगे तुम लोग, चलो आ जाओ। ईडीटी क्या था अपना, याद करो। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन था ये। ठीक है। इस पे 4 नेगेटिव का चार्ज था, याद करो। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा था? यहाँ पे CH2COO नेगेटिव, है ना, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2
COO नेगेटिव, यही था। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन। तो यहाँ पे देने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 के 6 क्या कर सकते हैं एक साथ, 6 के 6 डोनर एटम एक साथ मेटल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्लियर है? और बोलो क्या पूछना, और पूछो बच्चों। ठीक है, तो एक बार हम फटाफट क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। देन आज की क्लास में हमें क्या सीखना है, आज हमें सीखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, है ना। हमें ये देखना है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, हमें ये देखना है कि चिलेशन क्या होता है, एंड हमें वर्नर थ्योरी के बारे में आज पढ़ना है। आज फर्स्ट थ्योरी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, दैट इज वर्नर थ्योरी, ये भी हमें क्या करना है, कवर करना है। क्लियर है सभी को? और इसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, वेटेज मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि अभी जो लास्ट ईयर कह रही हूँ, इसी साल जो पेपर हुआ था 3 क्वेश्चन आए थे, उसमें सेम आप 2025 में भी एक्सपेक्ट करेंगे कि 3 क्वेश्चन तो आपसे, 2 से 3, वैसे 3 ही मैं बोलूंगी कि इतने क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक का आप लोगों के पास एडवांटेज क्या है इनऑर्गेनिक का, कि नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है इनऑर्गेनिक में, आपको पता ही है चैप्टर्स जो है काफी ज्यादा डिलीट करती है इनऑर्गेनिक से, और वेटेज क्या है, ज्यादा है। मतलब जैसे पहले 19 क्वेश्चन आए करते थे, अब भी 19 क्वेश्चन ही आएंगे, बट बात ये है कि नंबर ऑफ चैप्टर्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो इस बार 19 क्वेश्चन आए थे इनऑर्गेनिक से। और इनऑर्गेनिक के चैप्टर कौन कौन से हैं, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, DNF ब्लॉक, 3 चैप्टर ये हैं। और कौन सा अपना पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग। कितने चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर से 19 सवाल आए थे। ठीक है, कोई अगर मैं मिस कर रही हूँ तो मुझे बता देना। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ये वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की कि हर बच्चा इसको पढ़ के जाता है, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है। तो अगर आपने, बेटा प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए जिसका भी माइक अनम्यूट है। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर आपको टारगेट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों चीजें ही आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी। कोऑर्डिनेशन पे आप ज्यादा फोकस इसलिए भी करो क्योंकि यहाँ से स्कोर बनने के हाई चांसेस होते हैं कि 4 में से 4 आपको मिल जाए क्वेश्चन में, अगर आपने क्लास में ध्यान से सुना है, या और मैं बोलूं DPP वगैरह इन सबको सीरियसली लिया है तो। ठीक है, एंड आपका डेफिनेटली सवाल जो है बनेगा। ठीक है, ओके। तो आप लोग प्लीज अभी, क्योंकि संडे को तुम लोगों का टेस्ट क्या है, संडे को तुम्हारा टेस्ट है पी ब्लॉक का, कल नहीं है परसों है, मेरे को लग रहा था कल संडे है। ठीक है, तो पी ब्लॉक आई होप आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया हो। जो बच्चों ने मेरे से पी ब्लॉक पढ़ा है तो आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जिन बच्चों ने मुझसे पी ब्लॉक नहीं पढ़ा है, आपने अगर बैक अपना रिकॉर्डेड लेक्चर देखा तो ठीक है, वरना उसको कवर करना पड़ेगा बेटा आपको। तो पी ब्लॉक आपको कितना पढ़ना है, जितना मैंने आप लोगों को पढ़वाया है, ठीक है, उतना तो आपको लोगों को करना ही करना है। बाकी कल मैं सैटरडे को इसका एक रिवीजन क्लास रखूंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको दोबारा से वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का करवा दूंगी, रिवाइज करा दूंगी जो अपन ने क्लास में किए थे। क्लियर है ना सबको? ओके, तो इसमें हमने क्या कर लिया था अभी तक, इसमें हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया था, लिगेंड्स के बारे में पढ़ लिया था मैम। अश्विनी प्लीज रीजॉइन बेटा, आई गेस नेटवर्क इशू है ना। ओके, तो हमने लिगेंड के बारे में पढ़ लिया था। डेंटिसिटी क्या है याद करो, अगर डेंटिसिटी 1 हुआ करती थी तो हम क्या बोलते थे, मोनोडेंटेट लिगेंड है ना। यस मैम। यस, उसमें एक ही डोनर एटम होगा। अगर मैं बोलती थी बाइडेंटेट है तो हम क्या बोलते थे कि कितने डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है। ट्राइडेंटेट में 3 डोनर एटम है। टेट्राडेंटेट में 4 डोनर है। पेंटा में 5 और हेक्सा में 6। अब ज्यादा दिमाग मत चलाना मैम, 7 वाला भी करना है क्या, नहीं। आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मोनो, बाय और हेक्सा। ये 3 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाइडेंटेट के वो एग्जांपल कौन कौन से थे। अपन इथाइलिन डायमीन किया था, है ना, ऑक्सलेटो किया था, ठीक है, अपन ने वो किया था, क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेट आयन की बात की थी, याद करो, है ना। ये वाले हमने लिगेंड्स किए थे, और भी किए थे। हेक्साडेंटेट में अपन ने EDTA वाला किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए।
उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था, एम्बिडेंटेट पढ़ा था, आई गेस किसी ने अभी मेरे से पूछा भी था, मैं एम्बिडेंटेट दोबारा बता दो। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स अपने क्या थे, मोनोडेंटेट लिगेंड्स थे, ठीक है। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या है अपने, मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही है, जिनके पास क्या होते हैं, हैविंग क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या थी, बोलो, 2 different donor atoms. टू डिफरेंट डोनर एटम्स, और जो एक टाइम पे एक ही देते हैं. डोनेट ओनली वन एट अ टाइम, ठीक बात है, एक टाइम पे ठीक एक ही है. डोनेट करेगा। मैम दो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मान लो आपके पास साइनाइड है, ठीक है, अगर मान लो ये भी मेटल को दे रहा है, ये भी मेटल को दे रहा है एक साथ, पहली बात है अगर एक साथ दो दे रहे हैं वो बाइडेंटेट वाली कैटेगरी में आ जाता है, पहली चीज। बट अगर आप बोलते हो मैम यहाँ डोनर एटम है तो एक साथ क्यों नहीं दे रहे दोनों को, एक बात देखो, अगर दोनों ने एक साथ दे दिया तो कैसी मेंबर रिंग बन गई है, 3 मेंबर रिंग बन गई है, और 3 मेंबर रिंग आप लोगों को मालूम है कि स्टेबल नहीं होती है, स्ट्रेन होता है उसमें, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बताए थे मैंने, Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव और HCl नेगेटिव, ये 3 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है जी, इतना ही किया था हमने। जल्दी से थम्स अप दो, हाँ मैम पढ़ा था, ताकि मुझे भी पता रहे। चेतना आ गई क्या, चेतना? Yes, ma'am. अच्छा कोमल आ गई, कोमल 2 है इस क्लास में ना, एक तो कोमल वो पांडे एंड कोमल शर्मा। Yes, ma'am. Present. ओके कोमल शर्मा इज प्रेजेंट, ओके गॉट इट, ठीक है। प्रिंस आ गया क्या, प्रिंस का तो स्कूल होता है इस टाइम, ठीक है। पीयूष आ गया, हुस्नवाज आ गया, ठीक है। मैंने आप लोगों को ना वो भी शेयर कर दिया था, अगर आप लोग, शिखा आ गई, मिसबा आ गई क्या, मिसबा, तनिष्क आ गया, ओके ठीक है। तो बेसिकली हाँ मैं क्या कहती, मैंने केमिकल बॉन्डिंग का डीपीपी का आंसर की भी भेज दिया है, वो एक बार आप चेक कर लेना। उसमें जो एक PO4 3 नेगेटिव में फॉर्मल चार्ज निकालना था ना, उसमें ध्यान रखना आंसर इज 0.75, ठीक है। उसमें ऑप्शन में होगा, उसमें -1 नहीं होगा, -0.75 आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा था, उसने इंडिकेट नहीं करके दिया, अगर किसी ने देखा होगा तो शायद पता लग गया होगा उसको। उसने बेसिकली पूछा था कि फॉर्मल चार्ज पूछा था ऑक्सीजन पे, ठीक है, उसने स्पेशली मेंशन नहीं करके दिया था कि कौन से वाले ऑक्सीजन पे बोल रहा है वो, तो उसने एवरेज फॉर्मल चार्ज पूछा था, तो उस केस में आप 0.75 निकाल के आएंगे, अगर देखोगे तो समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है मेरा बेटा। चलो अब आगे हम चलते हैं फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड पे, तो एक बार पढ़ो इसको, फ्लेक्सिडेंट, शिखा आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा अब देखो नाम से ही पता चल रहा है फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड क्या होता है, बस एक सेकंड दो मेरे को बता, एक सेकंड। हाँ तो अब देखो मेरा बेटा फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, फ्लेक्सी से ही आ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो ऐसा लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो अपने आप का बोलते हैं ना रंग बदल ले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख के, वो होते हैं फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड। क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुना, ए पॉलीडेंटेट लिगेंड विच इज फाउंड टू हैव, मतलब ऐसा देखा गया कि कुछ क्या है अपनी डेंटिसिटी जो है चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनको हम फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। जैसे आपका कार्बोनेट है, कार्बोनेट क्या होता है, यही होता है ना CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, यही होता है। तो ये दोनों ऐसे लिगेंड्स हैं जो फ्लेक्सिडेंटेट, मतलब जो फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। अब ये क्या करेंगे, अब देखो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैसे तो ये ठीक है, उसमें आप बोलोगे कि ये मोनोडेंटेट है, लेकिन ये अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, पहले ये एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लेना। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, EN यहाँ पे क्या है, EN आप लोग समझ गए होंगे, EN क्या है मेरा बेटा, इथाइलिन डायमीन ही है, ठीक है, EN इज इथाइलिन
Diamine। तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली कोबाल्ट के पास ना 6 खाली जगह है, ध्यान से देखना मेरा बेटा। 2 जगह को तो ये वाले ले लेंगे क्योंकि EN में डोनर एटम कितने होते हैं, जल्दी बताओ। 2 होते हैं, और टोटल कितने हैं ये 2, यानी कि टोटल 4 लोग मेटल को देंगे। तो आपकी बुक्स में किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, 2 नाइट्रोजन इस तरीके से डोनेट कर रहे हैं, और CH2 को वो क्या करते हैं बुक्स वाले इस तरीके से दिखा देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कई बार ऐसा लिखा मिलेगा, कई बार ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है जी। चलो, ये 4 जगह तो इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली। अब ध्यान से देखो सल्फेट। अब मैंने कहा था सल्फेट मोनोडेंटेट है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देखते हुए वो क्या करेगा, अपनी फ्लेक्स क्या बोलते हैं उसको, अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 जगह खाली है, यानी कि जो सल्फेट के 2 ऑक्सीजन थे, ये वाले जो मैंने आप लोगों को बताया था, अब ये क्या करेंगे, ये दोनों ही क्या करेंगे, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से क्या है, आप लोगों का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यानी कि क्या हुआ, कोबाल्ट के पास 6 जगह खाली थी, 4 तो इसने ले लिया, ठीक है, और बाकी 2 जो बचेंगी वो किसने ले लिया मेरा बेटा, सल्फेट ने। यानी कि इस वाले कंपाउंड ने, इसने किस तरीके से बिहेव किया, बाइडेंटेट की तरह, हाँ या ना। अब आप लोगों का काउंटर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैम हमें कैसे पता चलेगा कितनी जगह खाली है, आपको कैसे पता चलेगा कि मैम कोबाल्ट के पास 6 जगह, 6 लिगेंड के लिए स्पेस है, 4 के लिए, हमें कैसे पता चलेगा। वो पता चलेगा जब मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी, कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि भैया कोबाल्ट के साथ कितने लिगेंड आएंगे बॉन्ड बनाने के। क्लियर है, आगे आओ। यस मैम। अब यहाँ पे क्या है, अभी के लिए मान के चलो कोबाल्ट क्या दिखा रहा है, जो है 6 बेसिकली 6 लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने वाला है। अब देखो यहाँ पे 5 अमोनिया आ गए, यानी कि कितना स्पेस हो, मतलब कितनी जगह खाली बच गई, 1। 5 लोगों ने तो आके घेर लिया उसको, अब सिर्फ 1 के लिए ही जगह है। इट मींस यहाँ पे सल्फेट किस तरीके से बिहेव करेगा, फिर मोनोडेंटेट की तरह। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे आओ, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे 4 अमोनिया है, आपको पता है NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है, टोटल कितने हैं, 4। यानी कि 4 नाइट्रोजन क्या करेंगे, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। यानी कि अभी भी किसके लिए जगह है, 2 लोगों के लिए जगह है। तो यानी कि कार्बोनेट के 2 ऑक्सीजन अब क्या करेंगे, डोनेट करेंगे कोबाल्ट को। यानी कि यहाँ पे ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बाइडेंटेट की तरह, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5 अमोनिया ऑलरेडी है, तो 1 को ही मौका मिलेगा, तो यहाँ पे ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है ये वाली बात है। अब नीट में क्या पूछेगा, नीट में अभी तक सवाल तो आया ही नहीं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड से आने की चांसेस भी कम है। अगर आया तो वो आपसे ये पूछेगा कि बता दो इनमें से फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल कौन सा है। तो आप 2 एग्जांपल ये याद रखिए, किसका, सल्फेट वाले का और एक कार्बोनेट वाले का, ठीक है। और जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे और एग्जाम्पल मिलेंगे तो हम वो साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है जी। अभी मेरे को आपको मतलब समझाना था कि व्हाट इज फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, ठीक है जी, हो जाएगा इतना? यस मैम। बहुत बढ़िया। मैं एक बात बताती हूँ, इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात मेरा बेटा ये है ना, डेली आप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, ठीक है। जैसे आपने पहली क्लास में बेसिक चीजें पढ़ी, लाइक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड, एंटीसिटी, वो एक वाला पार्ट हो गया। आज आप नई चीज पढ़ोगे लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने वाले, ठीक है। तो आप ना इस चैप्टर को अगर देखोगे ना तो आप टेंशन ले लोगे, मैम ये तो बहुत बड़ा है ना मैम, ये तो बहुत बड़ा, इतना कैसे होगा। ऐसे मत करना इस चैप्टर को, आपको छोटे छोटे चंक्स में इस चैप्टर को करना है, छोटे छोटे, मतलब जो एक टॉपिक्स में कराती जा रही हूँ ना, जैसे पिछली क्लास वाला हो गया, मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया था उसका, लेकिन आज की क्लास के बाद होमवर्क दूंगी जिसमें पिछली क्लास के भी क्वेश्चन होंगे और आज का भी। तो आप क्या करेंगे, जितना जितना मैं करा रही हूँ ना उसको साथ साथ करते जाएंगे, विद उसका असाइनमेंट सोल्व करते जाएंगे। तो अब क्योंकि अपनी क्लास मंडे को होगी इस चैप्टर के साथ, तो मेक श्योर मंडे को होगी, ट्यूसडे को होगी शायद, है ना। तो मेक श्योर ट्यूसडे को आने से पहले आप सब क्या करेंगे, अपना होमवर्क और ये नोट्स रिवाइज करके आएंगे,
ठीक है, क्योंकि संडे तक आप अपने बाकी काम निपटा सकते हो। अब बात करते हैं मैम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखो जितना ये कॉम्प्लिकेटेड नाम लग रहा है ना, बहुत ईजी है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये समझ लेना, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिखूं क्या, कितने लिगेंड्स मेटल को घेरे हुए हैं या सराउंड किए हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं। बस ये मेरे लैंग्वेज है इसको समझने की। बुक वाली लैंग्वेज तो कुछ भी लिखते रहेंगे। कितने लिगेंड्स मेटल को सराउंड किए हुए हैं, वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने का एक फॉर्मूला तो मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हारे लिए एक चीज आसान कर रही हूँ बस, कुछ नहीं, बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं ये। कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने का क्या तरीका है, आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए। किसकी पता होनी चाहिए मेरा बेटा, सेंट्रल एटम की, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसका निकाल रहे हैं, सेंट्रल मेटल का ही तो निकाल रहे हैं ना मेरा बेटा, है ना। डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। क्लियर है, बस ये आपको पता करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल कराऊं, चलो आओ एग्जाम्पल करते हैं। अब इधर देखो, आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स है। पहले तो मुझे बताओ ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक, कैटायनिक, न्यूट्रल? अनायनिक। मैम अनायनिक। अनायनिक है। बाय अनायनिक बिकॉज कॉम्प्लेक्स पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो मैंने आपको क्या कहा, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे। फर्स्ट यू नो द डेंसिटी किसकी, लिगेंड की। हाँ, डेंसिटी किसकी, लिगेंड की। और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, मैंने शायद बोला था पहले डेंसिटी ऑफ सेंट्रल एटम, ऐसा पता नहीं बोला। डेंसिटी ऑफ लिगेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि लिगेंड की डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बेटा साइनाइड की बात करूं तो CN क्या है अपना, मोनोडेंटेन। यानी कि डेंसिटी क्या है लिगेंड की, 1 है ना। और कितने लिगेंड है टोटल, बोलो। 2 तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सेंट्रल मेटल का, 2। बस खत्म। और करें, देखो और करते हैं। ये तो सिंपल वाला लिया है, थोड़ा सा अच्छा वाला भी लेंगे। CuNH3 4 2+। आपको बताना है कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो आप देखो अमोनिया क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, मतलब डेंसिटी ऑफ लिगेंड इज 1 and here are total 4 ligands, it means coordination number is 4, coordination number is 4। ठीक है, और ये सेंट्रल, इधर देखो लिगेंड्स किस तरीके से सराउंड करके रखते हैं, इधर देखो मैं ऊपर बना रही हूँ इस तरीके से, देख रहे हो। तो कितने घेरे हुए हैं, बताओ कितने डोनर एटम घेरे हुए हैं। 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। ये सारे क्या है, अमोनिया है। क्या हुआ मेरे बेटा, ठीक है। तो बेटा माइक म्यूट कर लो, कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है, तो टोटल कितने लिगेंड्स घेरे हुए हैं इनको, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। ठीक है जी, चल और करते हैं। मैं एक बार इसको इरेज कर रही हूँ मेरा बेटा, क्योंकि मेरे को एक दो और एग्जांपल लेने हैं। देखिए एक एग्जांपल और ले लो, ये ले लो FeC2O4 3, और यहाँ पे क्या लोगे आप, ले लो 3- ले लो। ठीक है, अब आपको बताना आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कैसे करोगे, डेंसिटी क्या होगी जल्दी से बताओ इसकी, C2O4 की, सारे बच्चे। 3। C2O4 की 3 है डेंसिटी, मैम 2। सोच लो 2 या 3। मैम 2। मैम 2 ऑक्सलेट है ना मेरा बेटा, भूल गए क्या, बाइडेंटेट है ना,
तो ऑक्सीजन देते हैं। यस मैम, यस मैम। और टोटल लिगेंड कितने हैं? 3। 3 तो ये 6 मिलके घेरेंगे, इस तरीके से घेरते हैं, देखो इस तरीके से, 2 2 2, देख रहे हो? आपकी बुक्स में ऑक्सलेट को इस तरीके से दिखाया जाता है। ये भी नई नई बातें हैं आप लोगों के लिए, है ना, काफी कुछ नया सीख रहे हो। जैसे जैसे आगे क्लास पे प्रोसीड करेंगे ना, आने वाली क्लासेस में, तो इन स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में जाने ही वाले हैं। ठीक है, अलग से आपका टॉपिक है आइसोमेरिज्म का वहां पे। ठीक है, हो जाएगा क्या? चलो एक का तुम निकाल के दिखाओ फिर। COEN2 Cl2, इस पे चार्ज है +1 का। निकाल के दिखाओ कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, डिम्पल कैसे निकाला 2? 4 नहीं, तुम लोग पता है क्या कर रहे हो? तुम लोग ना जस्ट ब्रैकेट के बाहर को देख के ऐड करते रहो। इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा बेटा पेपर। तुम लोग क्या कर रहे हो? आप ये देख रहे हो बेटा कि EN 2 है और 2 वो हैं, तो 4। आप इस तरीके से देख रहे हो, ऐसे नहीं होगा ना मेरा बेटा। और क्या, Cl का भी तो लेना है, Cl भी तो लिगेंड है ना। जो ब्रैकेट के अंदर है ना लिगेंड्स, वो कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, EN बाइडेंटेट है। ठीक है, कितने लिगेंड है टोटल? 2 प्लस Cl का भी लोगे, Cl मोनोडेंटेट है, कितने हैं टोटल? 2, तो क्या आ जाएगा? 6। क्लियर है? इस तरीके से हमें करने हैं। अभी हम आगे जाके और क्वेश्चंस भी करेंगे और इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ाएंगे अपना, तो तुम्हें और भी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है मेरा बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का, वो क्या होता है? डेंसिटी लिगेंड, लिगेंड की डेंसिटी क्या है, वेदर इट इज मोनोडेंटेट, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इनटू लिगेंड्स कितने हैं। जस्ट तुम्हें उसको मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। बट अगर एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तो पहले एक का निकालो प्लस फिर दूसरे का, अगर मान लो एक और है तो प्लस उस तीसरे वाले का निकाल के ऐड कर। ठीक है जी चेतना? यस मैम। ओके, अंशिका, कोमल, शिखा, सलम, मुस्कान, मतलब मुस्कान मतलब सारी मुस्कान, फिर एक मुस्कान नहीं। ठीक है, यस मैम। वर्षा, कशिश, पीयूष, दीप्ति, देखो बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, धीरे धीरे सबका नाम लूंगी, पलक। ठीक है, अब देखो ये वाली जो मैंने यहाँ पे स्निपिंग लगाई है ना, ये बड़े काम की है तुम्हारी। अभी तो शायद तुम्हें इतना यूजफुल नहीं लगेगा, बट आने वाली 1-2 क्लासेस में इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। इन्होंने पता क्या बोला है, तुम्हें मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। फ्लैशबैक में जाओ, जब मैं तुम्हें DNF फ्लो वाला चैप्टर पढ़ा रही थी, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बोला था कि निकल की जो है +2 वाली ज्यादा स्टेबल होती है। याद करो, निकल +2 में रहना ज्यादा था, नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी थी उसमें, है ना। आयरन की जो है मोस्ट कॉमन +2+3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कोबाल्ट की +2+3 होती है ना। कॉपर की +1 और +2 ज्यादा मतलब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं इन्होंने ये काम किया, बहुत टेबल में बता रही हूँ। इसको बेशक अभी नोटबुक में नोट डाउन मत करना, बट जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम दोबारा यहाँ पे आके देख सकते हो। तो बेटा इन्होंने ये बोला है कि जो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, जिसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होती है, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाते हैं। ठीक है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, अगर आयरन +2+3 में है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। निकल वाले कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। और अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिले हैं वो 4 और 6 देखने को मिले हैं। होते 2 भी हैं, 3 भी हैं, 5 भी होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलते हैं वो 4 और 6 वाले देखने को मिलते हैं। और इन्हीं पे ही हम आगे पूरा चैप्टर आगे पढ़ने भी वाले हैं।
जैसे अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम अगर +2 में और पैलेडियम +2 में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अगर प्लेटिनम और प्लेटिनम +4 में है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर +6। अभी तो तुम्हें शायद ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। आने वाली 2-3 क्लासेस में सुपर डुपर है, ये तुम्हारे एक रामबाण की तरह काम करेगी ये वाली टेबल। ठीक है जी। तो अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ रट्टा मार लो, अभी सिर्फ जहन में रखो कि हाँ आयरन की मोस्ट कॉमन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट की है, और बस ये ध्यान रखो कि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 या 4 देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। चलो अब हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं ये बोल सकती हूँ क्या बेटा, नेट चार्ज कैरी बाय सेंट्रल एटम। बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हमें वही सीखना है। और मैं आज आप लोगों को क्लियर कर दे रही हूँ, जितने भी यहाँ पे 40 बच्चे भी बैठे हैं, पहली बात तो पूरी क्लास अटेंड किया कीजिए। अगर आपको पता है 3 घंटे की क्लास, आई नो आप लोगों की सपोर्ट क्लास चल रही है कुछ बच्चों की, लेकिन 3 घंटे की क्लास होने वाली है आगे जाके। ठीक है, तो आप लोग उसके हिसाब से अपना डेटा रखिए। ठीक है, ताकि आप लोग का नेटवर्क इशू या आपका डेटा ना खत्म हो। दूसरी चीज जो मैं आज सिखा रही हूँ ना, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, वो थ्रू आउट द चैप्टर काम आने वाला है। तो अगर आज किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में नहीं आया, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर को समझने के लिए यू हैव टू नो अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसलिए मैं इसके अभी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि तुम्हें अच्छे से हो जाए क्लियर। चलो अब निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर आओ। सबसे पहले आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज Fe(F6). इसका नाम भी होता है बट मैं इसका नाम नहीं बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी हम आयुपेक नेमिंग सीखेंगे। क्योंकि अगर मैंने अभी बोल दिया ना हेक्साफ्लोराइडोफेरेट, आप कंफ्यूज हो जाओगे मैम बोल क्या रही है, तो अभी मैं इसको ऐसे करके बोलूंगी Fe(F6). ठीक है, राइट, ओके। तो अब क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें किसकी निकालनी है, जल्दी बताओ। सेंट्रल एटम की निकालनी है। सेंट्रल क्या है, ये है, आयरन है। ठीक है, यस मैम। तो जिसकी भी हमें निकालनी है उसको हमें क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है, जैसे आप रिडॉक्स चैप्टर में करते थे। आप मुझे बस ये बता दो फ्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, -1 का चार्ज होता है ना, तो -1 का चार्ज होता है, लेकिन एक फ्लोरीन पे, एंड हेयर आर टोटल 6 फ्लोरीन। और अब जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वो किस में जाएगा, इक्वल टू में जाएगा, यानी कि इस पे कितने का आ जाएगा, आयरन पे +3 का। आ भी गया कुछ बच्चों का, तो यानी कि आयरन क्या है मेरा बेटा यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नीचे वाला आ जाओ, निकल। निकल का देखो, निकल का कैसे निकालोगे। अब आप मुझे ये बताओ क्लोरीन पे कितने का चार्ज होता है, 2 -1 का होता है, कितने 4। और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दोगे, मतलब ब्रैकेट कह रही हूँ, ब्रैकेट के ऊपर -2 है उसको इक्वल टू में लिख दो, ये आ जाएगा +2। ठीक है, निकालो तुम बाकियों के, निकालो क्या आ रहे हैं। यस मैम। ये बाकियों का निकाल लो, आयरन का, निकल का, जिंक का, कोबाल्ट का। ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे नीट में आ चुका है लास्ट वाला। आपको छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए, है ना, कि F पे माइनस का होता है, Cl पे माइनस, Br पे -1 का, I पे -1 का, साइनाइड पे -1 का, SCN पे -1 का, NO2 पे -1 का, नाइट्रेट पे -1 का। समझ रहे हो, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। जैसे आपका अमोनिया न्यूट्रल है ना, वाटर न्यूट्रल है, ठीक है, और आपका CO न्यूट्रल है। तो ये आपको कुछ पता होने चाहिए कॉम्प्लेक्स इसके लिगेंड्स के बारे में। आयरन पे कितना आ रहा है सबका, +3 आ गया क्या? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड, डोंट बी हेजिटेट, जस्ट रेज योर हैंड अगर बेटा थर्ड वाले का नहीं आया तो। चलो इसका बताओ, फोर्थ वाले का क्या आ रहा है, +2 वेरी गुड। और फिफ्थ वाले का, -4
ना मेरा बेटा, CO न्यूट्रल है ना बेटा, CO को हम ऐसे दिखाते हैं ना, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल क्या है, ये न्यूट्रल है, इसलिए हम उसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर न्यूट्रल है तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, और कॉम्प्लेक्स में भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये निकल क्या हो जाएगा इसमें, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिलता है। अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी हो ना डीएनएफ फ्लो की, तो वहां पे एक 3-4 लाइनों का पैराग्राफ था, उसमें लिखा होता मेटल ऑल्सो शो लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन आपने नोटिस किया होगा वो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया, मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो मैं आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ाना चाहती थी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जिंक के ऊपर कितने का आएगा चार्ज, +2। वेरी गुड, बिकॉज NH3 क्या है, न्यूट्रल है, ये इंपॉर्टेंट है। ये निकाल लिया क्या किसी ने, लास्ट वाला देखो मैं निकलवाती हूँ। कोबाल्ट पे निकालना X हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सलेट पे कितने का चार्ज है, -2 का, लेकिन वो एक ऑक्सलेट पे, देयर आर टोटल 3 ऑक्सलेट, और इक्वल टू में -3, यानी कि X कितना आ रहा है मेरा बेटा, +3 हो जाएगा क्या। यस मैम। यस मैम। दोबारा बता दो। लास्ट वाला यस मैम। अभी बताती हूँ बेटा, देख आपको ना ये पता होना चाहिए जो लिगेंड है ना उस पे कितने का चार्ज है, जैसे ये अपने पास, ठीक है, तो आपको पता है ऑक्सलेट पे कितने का चार्ज होता है मेरा बेटा, -2 का होता है ना, डाई एनायनिक होता है, तो X कितने का चार्ज है, 2 का, और है कितने 3, इक्वल टू में -3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, +3। और वैसे भी तुम्हें पता, अभी मैं बता के भी आई थी, कोबाल्ट पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलेगी, +2 या +3, ठीक है, हो जाएगा। चलो यस मैम। इसके बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन कौन से लिखो, मैं इसको देखो इरेज कर रही हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुमने ये लिख लिया होगा, ठीक है, तो आई एम इरेजिंग दिस। ओके, आपको याद है मैंने आपको पी ब्लॉक चैप्टर में ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था, याद है मेरा बेटा, जिन्होंने मेरे से पढ़ा था ये चैप्टर, इससे पहले वाला, इससे पहले से पहले वाला, जो कि नाइट्रेट के डिटेक्शन के लिए हम जो है ब्राउन रिंग टेस्ट करते थे, क्या था वो हमारे पास, FeH2O5NO, और सल्फेट इसका काउंटर आयन होता है, ठीक है, याद है। अब यहाँ पे क्या पूछा जाता है आप लोगों से मेरा बेटा, ये पूछा जाता है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, आयरन की क्या बता दो, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी होती है उसको हम X सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना मेरा बेटा। अब वाटर क्या है, न्यूट्रल है, मतलब इसमें तो 0 का ही चार्ज आएगा। अब NO के बारे में अगर तुम्हें पता हो, जब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में वो टेबल दी थी, तो उसमें NO के 2 बिहेवियर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक NO एज अ न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा था, और एक NO वो था जिसपे +1 का चार्ज था, यानी कि जो ये NO है ना, ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करता है, +1 की तरह। तो ये आपको 2 कॉम्प्लेक्सेस में ध्यान रखना है, पहला इस ग्राउंडिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें NO किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ +1 की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब सल्फेट पे कितने का चार्ज होता है, जल्दी बताओ मेरे को, -2। -2 तो कॉम्प्लेक्स पे कितने का छोड़ के जाएगा चार्ज, +2 का, अगर इस काउंटर आयन को हटा दोगे, ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे लिख लो, तो ये कितना आ जाएगा मेरा बेटा, आयरन आ जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो इसका ब्राउन रिंग कलर जो इसका ब्राउन कलर आता है वो किस वजह से आता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से ही आता है, जो कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उसका डिस्कशन करूंगी, ठीक है जी। तो आपको क्या पता होना चाहिए, पहला ये कि ये नाइट्रेट की डिटेक्शन के लिए टेस्ट होता है, और इसमें जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें जो सेंट्रल एटम है दैट इज योर आयरन, आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एंड हेयर जो NO होता है वो एज अ +1 होता है यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। ओके, इसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स आप ध्यान रखेंगे, दूसरा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। क्या कभी लैब में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आपने यूज किया है क्या, किसी बच्चे ने किया है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, नहीं किया है, मुस्कान आपने किया है क्या, यस मैम। मुस्कान बढ़िया स्कूल में पढ़ रही है, उसने सब कुछ किया हुआ है
देखो अगर आप लोगों ने बेसिकली किस लिए यूज करते हैं हम नाइट्रोप्रोसाइड, याद करो, अगर नहीं किए तो करवाएंगे तुम्हें अभी लैब में। अभी शायद क्वालिटेटिव एनालिसिस तुम्हारे लैब में मतलब केमिस्ट्री में नहीं कराया होगा, प्रैक्टिकल में। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास एक सैंपल है, अगर तुम्हें सैंपल में पता लगाना है हेलोजन यानी कि हेलोजन्स हैं, नाइट्रोजन है, सल्फर है या नहीं है, लेट से तुम ये पता लगा रहे हो कि तुम्हारे सैंपल में सल्फर है या नहीं है, तो सल्फर को डिटेक्ट करने के लिए वी यूज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो आप क्या करते हो, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा स्पेचुला से सैंपल को लेके टेस्ट ट्यूब में डालते हो, ठीक है, एंड उसके ऊपर क्या करते हो, लैब में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इजीली अवेलेबल होता है, उसके क्या करते हो, उसको ड्रॉप वाइज डालते हो ड्रॉपर की हेल्प से। तो जैसे ही अगर आप डालोगे ना, अगर मान लो आपके टेस्ट ट्यूब में पर्पल कलर आ जाता है, वॉयलेट कलर, ठीक है, अगर आ जाता है तो ये इंडिकेशन होता है, अच्छा खासा आता है, डार्क पर्पल कलर आता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो सैंपल है उसमें क्या है, सल्फर प्रेजेंट है। तो सल्फर को डिटेक्शन, उसके डिटेक्शन के लिए हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यूज करते हैं। तो जब ये सल्फर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है उसका कलर क्या आता है, वॉयलेट कलर आता है, ठीक है मेरा बेटा। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या है, ये है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, हालांकि ये आपको लोगों को पढ़ाया जाता है, जो आप लोगों का वो वाला चैप्टर है ना जियो जनरल प्रिंसिपल, ऑर्गेनिक प्रिंसिपल, वहां पे लास्ट में ये करवाया जाता है। मतलब अपन करेंगे जब एक बार आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं 11th भी करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है, तब मैं वहां पे बोलूंगी, ठीक है। चलो अभी क्यों टेंशन लेनी। अब देखो सोडियम पे कितने का चार्ज है, +1 का है, कितने सोडियम, 2 प्लस, आयरन का निकालना है x, साइनाइड पे -1 होता है, टोटल 5 है, और NO किसकी तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, NO+1 की तरह, तो ये कितना आ जाएगा मेरा बेटा, +2। तो आयरन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में क्या है मेरा बेटा, +2। इतना हो गया, यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। अब बात आते हैं नेक्स्ट, छोटा सा डेफिनेशन है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। अब इधर देखो, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, ये वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ध्यान से सुन लेना, जिसमें जो मेटल होता है, मेटल जो होता है वो एक टाइप ऑफ डोनर एटम के साथ क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, मतलब एक ही टाइप के लिगेंड्स क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, देखो क्या आप सब देख पा रहे हैं कि क्रोमियम को डोनेट करने वाले 6 सेम लिगेंड है। जैसे आप ये ले लो, क्रोमियम को डोनेट करने वाले सेम टाइप के लिगेंड है, ये देखो, अब क्रोमियम को डोनेट करने वाले 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन है, मतलब डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, तो इनको हम बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। और अगर सेम टाइप के डोनर एटम है तो हम इनको बोलते हैं होमोलेप्टिक। इजी है क्या, 2020 का क्वेश्चन आया था यहाँ से। यस मैम। यस मैम। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, ये सच बात बता रही हूँ कि इस बार का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको पता है इजी पेपर इस बार आया था तो क्या हाल हुआ है, 600 वाले को भी एडमिशन कहीं नहीं मिला है, तो 600 वाला बच्चा भी ड्रॉप ले रहा है इस बार। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 600 वाला बच्चा ड्रॉप ले रहा है तो इट मीन्स कंपटीशन ज्यादा ही रहने वाला है, मानते हो कि नहीं मानते हो। तो पहले टाइम में तो बेटा 580 वाले को भी मिल जाता, आज से 2-3 साल पहले मैं जाऊं तो 580 वाले को भी एडमिशन मिल जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल की कैटेगरी वाले बच्चे, उनको 580 पे भी मिल जाता था एडमिशन। लेकिन अब क्योंकि एक तो पेपर ये इजी बनाते थे, उसकी वजह से इतने बच्चे नंबर ले आते हैं, जिन्होंने एवरेज पढ़ाई भी की होती है ना, उनके भी इतने अच्छे अच्छे नंबर आ जाते हैं। और जिन बेचारों ने 2 साल, 1.5 साल, 1 साल पूरी जी जान से मेहनत करी है, उनका जो है दिक्कत, प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इस बार इसलिए कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ प्लीज उसको फॉलो करो, ये मत सोचना मैम इजी आता है हम तो कर लेंगे कर लेंगे। अगर इजी आएगा फिर तो तुम समझ लो कितने नंबर चाहिए होंगे। इस बार कितने आए हैं, 720 में 720, बहुत बच्चों के आ गए हैं, है ना। बेटर यही रहेगा कि थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ाया जाए ताकि कंपटीशन हो, मेहनत वाला ही बच्चा आगे निकले। मानते हो कि नहीं मानते हो, यस है ना। मैम। चलो क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, ये वैसे मैं करवाऊंगी लेकिन एक बार तुम इसको देखो कि पूछ क्या रहा है, ये मैं ही करवाऊंगी तुम्हें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये।
पहला क्वेश्चन ही मैंने कुछ याद है ही अच्छा पूछ लिया। देखो क्या पूछ बोल रहा है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस अ निकल मेटल इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको ये बताना है इनमें से किस केस में निकल अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हैंड रेस कर लेना अगर किसी का निकल भी गया है तो। प्रांशी एक बार रीज्वाइन करो बेटा। मैम BF पे चार्ज कितना होगा? BF4 पे यस देखो मैम। आप सबने BF3 पढ़ा है बेटा? यस मैम। Yes, ठीक है, ओके। तो आप लोगों को पता है ये बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तुम सब केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो फ्लोरीन क्या करता है जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, टेट्राहेड्रल बन जाता है ये, और इस पे नेगेटिव का चार्ज आ जाता है क्योंकि पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये BF4 पे क्या है -1 का है। टोटल कितने हैं? 2 है, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना न्यूट्रल होना चाहिए, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है। तो मैम ने कहा था निकल जो है, ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। आगे ना वो टेबल का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है निकल के केस में, तो निकल कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? +2 में होता है। तो अब NH3 तो यहाँ पे न्यूट्रल है, तो पक्का चार्ज किसका रहा होगा? +2 का। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब निकालो ए वाले केस में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? मैम 0। जीरो। अच्छा, सी वाले के केस में क्या आ रहा है? बता दिया मैंने, +2 आ रहा है। +2 डी वाले के केस में क्या आ रहा है? +2 शाबाश, +2 आ रहा है। ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको कैसे करोगे? अब इसमें मैम, दो ये वाला आपको मुझे नहीं आया। नहीं आया, कोई बात नहीं। इसमें 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, एक तो क्रोमियम का दिया हुआ है, निकल वाले का दिया हुआ है। अपने को किससे लेना देना है? निकल वाले से। लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया हो तो इन्होंने क्या लिख दिया? ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दिया, और निकल वाले के ब्रैकेट के बाहर क्या लग दिया? 3 लिख दिया। तो मैं इसको एक बार इरेज कर रही हूँ मेरा बेटा, ताकि मैं उसको समझा पाऊँ। देखो बस ये ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल क्या होना चाहिए? चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे ना लिख लूं, ध्यान से देखना। 3+ टोटल कितना का हो गया? एक इस कॉम्प्लेक्स पे +3 का है, 2 पे कितने का हो जाएगा? +6। तो इस पे भी कितने का हो जाएगा फिर? बोलो हाँ या ना। मुझे किससे लेना देना? एक बार रिपीट करना। मैं बोल रही हूँ मेरा बेटा, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स शुड बी न्यूट्रल, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको मैं कैसे लिखूं? ऐसे ही तो लिखूंगी ना। इधर आओ, जब तुम कौन सा करते थे भाई, MgCl2, ये आप कैसे बनाते थे? आपको पता है मैग्नीशियम पे कितने की वैलेंसी है? 2 की। क्लोरीन पे 1 की। तो आप क्रिस क्रॉस करते थे ना, तभी तो ये Yes, बनता ma'am. था, ठीक है मेरा बेटा। Yes, तो आप इसको लिखते कैसे हो? Yes, ma'am. 2 + 2Cl नेगेटिव। तो यही तो मैंने यहाँ पे भी किया,
ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या था, 2 है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, यहाँ पे 3 था, मैंने इस तरीके से लिख लिया। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 6 प्लस का, तो टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना है, 6 माइनस का। तो यानी कि अब अपने को क्या निकालना है, निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ये x मान लो, हाँ या ना, दिस इज x -6 इक्वल टू में -2, तो ये कितना आ जाएगा, +4। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ होगी निकल की, ऑप्शन नंबर 2 में। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नीट में इससे ज्यादा तो लेवल वो नहीं बढ़ाएगा, ठीक है जी। चल ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, हैंड रेज कर लेना, डोंट राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। शाबाश। शिखा कैसे किया, मैम क्रोमियम की वैल्यू निकालनी थी, तो x1 है और बाकी सब की वैल्यूज डाल के ऑक्सीडेशन नंबर डाल के वैल्यू निकाल। NH3 का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, मैम -3। NH3 का, NH3 तो मैम न्यूट्रल होगा। मैम 0। NH3 तो न्यूट्रल है ना शिखा। यस मैम। ओके Cl पे क्या है, -1 का चार्ज है, तो टोटल कितने हैं, 2, तो -2 इज इक्वल टू +1, तो ये कितना आ जाएगा, +3 +2। हो जाएगा क्या। काफी बच्चों ने हैंड रेस कर रखे थे यहाँ पे, 20 के आसपास बच्चों ने, शाबाश। आगे चलूं तो +3 इसका आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, आराम से करना, टेक योर टाइम, ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। मैम मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना समझ में नहीं आया है। कोई बात नहीं, मैं अभी ये बाकी स्टूडेंट्स कर ले, फिर मैं इसको दोबारा बता दूंगी। बस ये ध्यान रखना, आप लोगों को डेंटिसिटी पता होना चाहिए लिगेंड की, कि मोनोडेंटेट है, बाय है, क्या है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अदरवाइज क्योंकि अगर आप सिर्फ ये देख लोगे ब्रैकेट के बाहर क्या है, तो हालांकि इसमें तो निकल जाएगा वैसे, बट वैसे नहीं निकलेगा। अगर कहीं पे मोनोडेंट मतलब जिसकी डेंटिसिटी 1 या 1 से ज्यादा है ना, उस केस में आप सीधा ब्रैकेट के बाहर देखोगे इतना नंबर और डायरेक्ट लगा के आ जाओगे, फिर उस केस में गलत हो जाएगा आप लोगों का। कोऑर्डिनेशन नंबर में हर बार बच्चों को होती है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होगी। करो करो, वेरी गुड, शाबाश। दिशा आप बताओ, सी आ रहा है क्या, यस मैम। कॉपर है ना, कितने क्लोरीन अटैच है इसके साथ, 2 ना। देखो जब आप इधर सुनो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज भी बता देती हूँ, इफ लिगेंड इज, या सिंपल लिखो, इफ डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड इज 1, यानी कि अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट
लुक एट द नंबर ऑफ लिगेंड्स, बस। ठीक है जी। अगर डेंसिटी लिगेंड की 1 है तो तुम्हें क्या देखना है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने, पहले में कितने 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। इसमें देखो मोनोडेंटेट लिगेंड है, कितना नंबर है लिगेंड का 4, तो 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। क्लोरीन क्या है, मोनोडेंटेट है, नंबर कितना है 6, तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सेम यहाँ पे भी 6। ठीक है जी। तो ए का 4, बी का 3rd और सी और डी का क्या आ रहा है, 1st आ रहा है। फर्स्ट। ये मत सोच रहा मैम सेम कैसे आ गया, आ सकता है, ठीक है। ऐसे मत सोच रहा मिस प्रिंट है, एरर है, ऐसा नहीं सोचना आपको। हो जाएगा अभी मुस्कान। यस मैम मैम, बट वो वाला बता दीजिए जिसकी लिगेंड डेंसिटी 1 नहीं होगी तो वो कैसे करेंगे? अभी आगे बता रही हूँ, ये देखो ये रहा वो क्वेश्चन। बाकी बच्चे एक बार ट्राई करें, देन फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। चेतना क्या आ रहा है, बी ऑप्शन। 10 आ रहा है। यस मैम। ओके प्रियांशी। मैम बी। ओके, बी के अलावा किसी का आ रहा है क्या? मैम बी नहीं, डी आ रहा है मेरा। अच्छा 8 आ रहा है। मैम मेरा ए आ रहा है। तुम तो अलग ही चले गए भाई, 14 कैसे आ रहा है? देखो अब इसमें क्या हाँ जी 6 आ रहा है। मतलब सबके आंसर आ रहे हैं। देखो अब इसमें क्या करना है ना, देखो अब यहाँ पे जो C2O4 है उसकी डेंसिटी 2 है, तो यानी कि यहाँ पे आप सीधा ये नहीं देख सकते हो कि 4 और 2 6, तो 6 अगर आप यही देख के बोल रहे हो 4 और 2 6, तो बिल्कुल ही गलत है आप लोगों का। ठीक है चलो, अब यहाँ पे OH2 कुछ नहीं है, तुम्हारा वाटर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इधर देखो ये तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसमें चेक करो कितने वाटर हैं 2, तो इसको आप डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, मेन आता है इसका। मुस्कान कैसे निकालोगी बेटा, डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। अब तुम मुझे ये बताओ मुस्कान, जिसने पूछा था कि C2O4 की डेंसिटी क्या है मुस्कान? 2 into 4। आ तो गया फिर आंसर लो। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि थोरियम का ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 10 है। और ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर आप किसको देख के निकालते हो, लिगेंड्स को देख के निकालते हो जो ब्रैकेट के अंदर है। कहीं पता चले इस 4 को तो नहीं, अच्छा ये 14 जिसका भी आ रहा था पक्का उसने 4 ये वाला काउंट किया है। यस मैम मैम K4 को भी काउंट करिए। नहीं मेरा बेटा, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना होता है तो ब्रैकेट में जो लिगेंड्स हैं आप उनको देखते हैं, क्योंकि वही तो मेटल को डोनेट कर रहे हैं, ये बाहर वाले तो काउंटर आयंस होते हैं। क्लियर है? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो, चलो जब तक तुम सही आंसर नहीं देते करते जाओ। हाँ अंशिका न्यूट्रल है, न्यूट्रल मोनोडेंटेट है ना, लेकिन मोनोडेंटेट में भी तो कैटेगरी है ना, न्यूट्रल अनायनिक कैटायनिक, इसलिए कह रही थी रिवाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि नई नई चीज है मेरा बेटा आप लोगों के लिए, तो उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना। अभी तो कल का परसों का टेस्ट दे लीजिए आप 3 लोग का, उसके बाद सोच समझ के करना भाई।
मैम EN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? आप सोचो, क्या EN पे कोई चार्ज होता है? नो मैम। बस तो फिर किशोर कितना आ रहा है? प्रिंस कितना आ रहा है बेटा? मैम डी आ रहा है मेरा। 6 and 2, ठीक है। सबका 6 and 2 आ रहा है क्या? सना, कोमल? मैम मेरा ए आ रहा है। मैम मेरा भी यस है। मैम। मैम EN क्या होता है पहले तो तुम मुझे ये बताओ, हालांकि उसने लिख के भी दे रखा है तुम्हें, इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट होता है ना, है ना मेरा बेटा? तो अगर बाइडेंटेट होता है तो डेंसिटी इसकी कितनी है? 2 है, कितने ये? तो प्लस इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 2 है, कितने? 1। तो क्या आना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता ना मेरा बेटा। मैम ठीक डी है, आ रहा है। हाँ। मैंने ऐसे किया क्या? मैम, मैंने ऐसे किया था 2 into 2 मैम, ये 4, फिर 4 को मैंने एक साइड रख लिया मैम, और 2 into 1 ये 2 एक साइड रख लिया था, 4 and 2। अच्छा ना, नहीं नहीं बेटा, आपसे पूछा हुआ है पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो एंड फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ई की निकालें, ई कोई मेटल है, एक्स ये क्या है? न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं होता तो 0, इस पे -2 का चार्ज होता है। तो ये मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा ढंग से। पढ़ना है ना फिर, ठीक है। 6 and 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मैं करवा देती हूँ। देखो इसमें आपसे ये पूछा है हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल्स, EDTA सबको पता है ना क्या होता है, आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल। देखो अब तुम्हें नहीं पता कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो जब मैं आपको आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कराऊंगी ना तो उसमें पता चलेगा। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही ये पूछ रहा है कि कितने EDTA के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे अगर आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताना है मेटल के साथ। तो मान लेते हैं आपके पास कोई मेटल है, वैसे इन्होंने कैल्शियम दिया हुआ है, तो एक बार बताओ EDTA में कितने डोनर एटम होते हैं? 6। यस मैम। तो वो क्या करेंगे? 6 के 6 मेटल को सराउंड कर लेंगे। कैसे करेंगे? इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा। कैसे करेंगे? देखो, क्योंकि आपको पता है इसमें कि 4 ऑक्सीजन होते हैं और 2 नाइट्रोजन होते हैं। तो देखो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना। आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना, ये पहले मैं बना रही हूँ क्योंकि फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है। अब होगा क्या, आपको क्या पता है? स्ट्रक्चर पता होना चाहिए DT का। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? यही होता है ना, N के साथ CH2CO नेगेटिव होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी यही हो जाएगा। देख पा रहे हो किस तरीके से कनेक्ट कर रही हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो CO CH2 और ये इस वाले नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, CO CH2 और ये इस वाले नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा 6 डोनर एटम मेटल को घेर लेते हैं। तो कितने EDTA हमें चाहिए होंगे बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले के साथ? एक EDTA की रिक्वायरमेंट होगी बस, ठीक है। वाई 1 EDTA क्योंकि उसमें 6 डोनर एटम है, 6 जगह को वो क्या कर लेगा? 6 डोनर एटम क्या कर रहे होंगे? मेटल को डोनेट कर रहे होंगे। तो वी नीड ओनली 1 EDTA टू मेक एन कॉम्प्लेक्स विद अ कैल्शियम। कौन सा कॉम्प्लेक्स? ऑक्टाहेड्रल। तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, ठीक है। अब तुम 3 EDTA ले लोगे तो भैया क्या हो जाएगा? 18। 6 ले लोगे तो 36, 2 ले लोगे तो 12 चाहिए। 12 तो जगह ही नहीं है, बेचारे के पास जगह ही 6 है,
तो कितना चाहिएगा EDTA का मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल चाहिए होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको अपने नोटबुक में लिख लेना, फिर टेस्ट में आएगा, कहीं आएगा, फिर तुम दोबारा वही पूछोगे। ठीक है, चलो आगे। यस मैम। चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए बस। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। कशिश आप बताइए। मैम बी। कौन सा? मैम बी। हाँ बी। ट्राइन क्या है? ट्राइथाइलिन टेट्रामीन है, और ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता इसमें। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे चीलेटिंग लिगेंड पे। अब ये चीलेट लिगेंड होते क्या? आप कुछ कीलेट बोलते हैं इसको, मैं चीलेट बोलती हूँ, आपका जो मन हो बोल देना। ठीक है, अब चीलेट लिगेंड होते क्या, कौन से मेरा बेटा? देखो ये वो लिगेंड होते हैं जो मेटल के साथ रिंग बनाते हैं, बस इतना समझ। चीलेट रिंग चीलेट लिगेंड कौन से होते हैं? ये वो लिगेंड होते हैं जो मेटल के साथ रिंग बनाते हैं। अब रिंग कौन बनाएंगे? जिनकी डेंसिटी क्या होगी? 1 या 1 से ज्यादा होगी, जिसको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। ठीक है जी, ओके। ऐसे वाले कौन से एग्जांपल होंगे? जैसे कि EN हो गया। EN क्या है मेरा बेटा? चीलेट लिगेंड। क्या करता है ये? चीलेट लिगेंड है। कैसे है मैम? देखो आपको पता है इसमें 2 नाइट्रोजन है, डोनर एटम, तो ये बाइडेंटेट है। तो ये क्या करेगा? ये भी मेटल को दे सकता है और ये भी मेटल को देगा, एक साथ दोनों देंगे। अच्छा, आप क्या देख रहे हो कि ये कितने मेंबर रिंग बन गई? 1 2 3 4 5, हाँ या ना? ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ऑक्सलेट की बात करूं, ऑक्सलेट आयन, वो कैसे बनता है? इस तरीके से देखना एक बार। ऑक्सैलिक एसिड से ही तो बना है ना ऑक्सलेट, अगर उसका H निकाल लोगे तो ये दोनों क्या करेंगे? ये भी मेटल को दे देगा और ये भी मेटल को दे देगा। कितने मेंबर रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5। क्या मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन पॉसिबल है? नो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने बेटा थोड़ा सा अगर ऑर्गेनिक पढ़ी है तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो 5 और 6 मेंबर रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती हैं 3 और 4 से, और जो 5 एंड 6 मेंबर रिंग होती है वो 7 और 8 मेंबर रिंग से भी बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। अगर कहीं पे चिलेशन के दौरान 7 और 8 मेंबर रिंग बन रही होती है ना, तो वो वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होता है। 5 और 6 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना तो हम काफी सारी रिएक्शंस में रिंग बनाएंगे, वहां पे आप देख रहे होगे कि अगर 5 और 6 मेंबर रिंग बन रही है तो मैं उसको फटाफट से बनाऊंगी, जबकि जहां पे 3 और 4 बन रही होगी वहां पे मैं उसको नहीं बनाऊंगी। यहाँ पे एक आप लाइन भी लिख सकते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। चीलेट लिगेंड क्या है? डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड है, जो कि क्या करेगा? विच यूजेस इट्स 2 और मोर डोनर एटम टू बाइंड अ सिंगल मेटल आयन, और क्या बनाएगा? रिंग बनाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स बना उसको हम चीलेट कॉम्प्लेक्स बताते हैं।
और जो ये पूरा प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। तो इथाइलिन डायमीन EDTA, तो ये क्या कर रहे हैं, ये रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक लाइन लिखिए बेटा सारे बच्चे, यहां से 2023 में क्वेश्चन भी आया था। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन similar complex having monodentate ligand। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें दो कॉम्प्लेक्स मिले, एक में आपका क्या है जिसकी डेंसिटी 1 या मतलब 2 या 2 से ज्यादा है ना, और एक ऐसा लिगेंड मिल जाए जिसकी डेंसिटी 1 है, तो कौन से वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, जिसकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो जिनकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा होगी वही चिलेशन वाले प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब मैंने क्यों बोला 3 और 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती, ये एक बेयर स्ट्रेन थ्योरी है जहां से कॉन्सेप्ट आता है। मैं देखो बना के थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको, जिसने शायद 11th में मुझसे पढ़ा है, मैंने बताई थी ये वाली चीजें, बाकी मैं फिर बता देती हूँ एक बार जिसको याद नहीं है। देखो अब आपको एक बार बताओ, जो मैंने ये बनाया 3 मेंबर रिंग, इसमें एंगल कितना है, 60 डिग्री, बट ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसको एंगल कितने का चाहिए मेरा बेटा, 109 का टेट्राहेड्रल के लिए, लेकिन इसको मिल कितने का रहा है, बोलो 60 डिग्री का। 60 तो ये क्या हो गया, स्ट्रेन्ड हो गया ना सिस्टम, स्टेबल ही नहीं है, बोलो। यस मैम। यहाँ पे देखो 4 मेंबर रिंग में 90 डिग्री का है, हमें कितना चाहिए, 109 का चाहिए, कम है ना उससे, कितना ज्यादा स्ट्रेन है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है, आपको 60 से 109 पे पहुंचना है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब हम ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करते हैं तो इन रिंग को ओपन करते हैं हम। ठीक है मेरा बेटा, अब इसमें देखो 105 का एंगल है, ये ज्यादा दूर तो है नहीं 109 से, इसलिए स्टेबल होती है, ये भी स्टेबल होती है। इसमें मौका मिलेगा तो हम ये रिंग बनाएंगे, क्लियर है, अगर मौका मिलेगा तो रिंग बनाएंगे, और अगर मौका मिलेगा, अगर ये बन रहा है ऑर्गेनिक वाली रिएक्शंस में तो हम इसको नहीं बनाएंगे, और अगर जबरदस्ती बन भी गई तो हम इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे रिएक्शन करवा के। ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं है। जो आपके रिजिड सिस्टम होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि रिंग जब बन जाती है ना तो वो रिजिड हो जाता है। जब अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड कुछ चीज अटैच है, तो याद करो कन्फर्मेशन पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होती है। जो रिजिड सिस्टम होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। मैं थोड़ा ऑर्गेनिक में चली गई, ठीक है, अभी इतना लिख लो। ठीक है, सो मैंने आपको क्या बताया, जिनकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा है, दे विल पार्टिसिपेट इन चिलेशन, and chelating complex are more stable than the similar complex having monodentate ligand, that's it। बस इतना याद रखना है, जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं वर्नर थ्योरी पे। ओके, नाउ द फर्स्ट थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वर्नर थ्योरी। अब वर्नर थ्योरी क्या थी, देखो ये पहली थ्योरी है इस चैप्टर की, ऐसे करके 3 थ्योरी आपको पढ़नी है, वर्नर थ्योरी, फिर उसकी लिमिटेशन आएंगी, फिर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसकी लिमिटेशन आएगी, फिर हम CFT पढ़ेंगे, उसकी लिमिटेशन बहुत कम है, हालांकि है बट बहुत कम है, फिर आती है उसके बाद लिगेंड फील्ड थ्योरी जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो बेसिकली आपको 3 थ्योरी इस चैप्टर में पढ़नी है, वर्नर, VBT एंड CFT। पहली थ्योरी आज की ये रही, आज ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत बचे तो वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, देखो जो वर्नर था ना, एल्फ्रेड वर्नर इसका पूरा नाम था, इसको फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोला जाता था, इसको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था जो इसने थ्योरी दी थी। और इसने ये थ्योरी पता है कब दी थी, जब इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ था तब इसने थ्योरी दी थी। तो इसके जो भी चीजें इसने बोली थी वो हाइपोथेटिकल बोली थी, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इसके पास। ठीक है, तो इसने अपनी थ्योरी दे दी थी, उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जो इसकी कुछ बातें देखी गई कि सही भी हुई। ठीक है मेरा बेटा, तो अब इसने थ्योरी दी, मतलब ये बोल बोल के चला गया, अब इसने बोला तो मतलब कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए होंगे, अब थ्योरी तो उसने दे दी, पढ़ना किसको पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा।
तो अब इसने दो मेन बातें बोली थी। उसने कहा था कि भाई जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे ना, उसमें जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो दो टाइप की वैलेंसी एग्जिबिट करेगा। कौन से दो टाइप की वैलेंसी एग्जिबिट करेगा? एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी मेरा बेटा? बोलो बोलो। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी ये वैलेंसी। होता क्या है? ये कुछ नहीं होता, तुमने अभी तो निकाला है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, आज के टाइम में इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। वर्नर के टाइम पे वर्नर ने क्या बोला था? इसको प्राइमरी वैलेंसी बोला था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये प्राइमरी वैलेंसी है ही क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ही है मेटल लाइन का, जो कि मैम हमें अच्छे से निकालने आ गया है। ठीक है, अच्छा इसको भूल जाओ प्रिंसिपल। प्राइमरी वैलेंसी को और हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं। मतलब अगर आप जो भी कॉम्प्लेक्स है, अगर आप उसमें को पानी में डालोगे तो जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो क्या करेगा? वो आयनाइज हो जाएगी, इसलिए हम इसको आयनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, आप इसको पॉइंट भी बना के लिख सकते हो। उसके बाद वो लिखता है इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए, सेटिस्फाई बाय का मतलब हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया हो, मैं अभी आगे चल के इसको समझाती हूँ। ठीक है, ओके। तो बेटा जो आपका प्राइमरी वैलेंसी है ना, जब ये मेटल के साथ अटैच होगी तो वो उसको हम किससे दिखाएंगे? सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, अब मैम है क्या? अब देखो यहाँ पे जो मोटी मोटी इसने बात बोली वो बोली कि दो तरह की वैलेंसी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी की बात करूं तो ये क्या है? जब भी वो बोले प्राइमरी वैलेंसी निकाल दो, मतलब वो क्या पूछ रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयनाइजेबल होती है, पानी में डालोगे भैया आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। और याद करो, जब मैं तुम्हें पहले क्लास में डेफिनेशन बता रही थी तो मैंने कहा था जो काउंटर आयन होता है, मतलब जो ब्रैकेट के बाहर होता है आजू बाजू में, वही आयनाइजेबल होती है। तो मतलब प्राइमरी वैलेंसी ब्रैकेट के बाहर आपको दिखने वाली है। इधर आओ। ओके, तो ये आयनाइजेबल होगी। दूसरा लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, सॉरी, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ये मैम समझ में नहीं आया, अभी चल के आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, उसके अलावा लिखो ये नॉन डायरेक्शनल होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती इनकी, कहीं भी मर्जी लगा दो इनको, मेटल के चारों कहीं भी लगा दो। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स पहले आपको लिखने हैं। पहले आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं, फिर मैं सेकेंडरी वैलेंसी बता के इसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, देखो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो आज के टाइम में हम उसको क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहे हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेशन नंबर। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा? सेंट्रल मेटल आयन का। ठीक है, और ये क्या होती है? नॉन आयनाइजेबल। पानी में डालोगे तो आयनाइज नहीं होगी। और ये जो सेटिस्फाई होगी, सेटिस्फाइड बाय इधर नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। मैम ये भी समझ में नहीं आया ये पॉइंट, कोई बात नहीं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। मतलब ये हमें क्या बताते हैं? डायरेक्शनल इन नेचर होने का क्या मतलब है? हमें ये शेप एंड ज्योमेट्री बताते हैं कॉम्प्लेक्स की। जो वर्नर ने देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस पे तो काम नहीं किया था, उसने कोबाल्ट, अमोनिया और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस ही बताए थे। तो उसने देखे थे कि मोस्ट ऑफ द जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर उनका 4 और 6 देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा, तो ये कुछ बातें थी सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी के बारे में जो आप लोगों को पता होने चाहिए। मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ तुम लोगों को यहीं पे। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, ओके मेरा बेटा। अगर वो तुमसे एग्जामिनर पूछता है प्राइमरी वैलेंसी बता दो सेंट्रल मेटल आयन के, इट मींस वो क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो जब तुम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी? +3 आएगी। और तुम्हें पता ही है, यानी कि ये क्या है? तुम्हारी प्राइमरी वैलेंसी है, क्योंकि जब तुम इसको पानी में डालोगे, याद करो पहला दिन कॉम्प्लेक्स सोल्ट बताया था मैंने, पानी में डालोगे तो 3 Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे और ये इनको कुछ भी नहीं होगा। पहली चीज। अगर वो एग्जामिनर बोलता है सेकेंडरी वैलेंसी बता दो तो तुम बता दोगे मैम 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर।
ठीक है, और ये क्या है जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है, तो ये क्या बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं ना कोऑर्डिनेशन नंबर, ये लिगेंड ही तो बता रहे हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। पानी में डालोगे क्या ये आयनाइज होगा क्या? नो मैम, इसलिए मैंने बोला नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, मैंने बोला था, ध्यान से सुन लो, मैंने बोला था प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस। या एक चीज बताओ, जब तुम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो तो किसको यूज करके निकाल रहे हो? क्लोरीन को यूज करके निकाल रहे हो। x-3 इज इक्वल टू 0, सारे बच्चे कंफर्म करेंगे। क्या आप कोबाल्ट का, एक बार बताओ, कोबाल्ट का जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो उसमें किसका कंट्रीब्यूशन है? अमोनिया का कंट्रीब्यूशन है या Cl का कंट्रीब्यूशन है? Cl. Cl, व्हाई? बिकॉज NH3 तो न्यूट्रल है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो 0 है। तो इसलिए तो मैंने बोला प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस, यानी कि कहने का यही मतलब है बस कि ऑक्सीडेशन स्टेट में किसका कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, जिसका कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसका है? Cl पे है, -1 का चार्ज। ठीक है, अच्छा, फिर उसने बोला कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट इज सेटिस्फाई बाय ईदर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। एक मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ तुम्हें। मान लो तुम्हारे पास ये एग्जांपल है, ध्यान से देखना। अब तुम मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा सेंट्रल मेटल आयन का? 5 और 1 6। 5 कैसे होगा? 5 और 1 6, 2 लिगेंड है ना। अमोनिया और Cl है ना, 2 टाइप के लिगेंड, तो 5 और 6। तुम एक चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो? जो ब्रैकेट के अंदर लिगेंड है वही तो बताते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में किसका कंट्रीब्यूशन है, जल्दी बताओ मुझे। इन दोनों का ये, अमोनिया और फ्लोराइड। तो मैं यही तो लिख रही हूँ, सेटिस्फाई बाय या तो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई करेंगे न्यूट्रल से, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर में किसका कंट्रीब्यूशन होगा? या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का होगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन दोनों का भी हो सकता है। यही तो बोला है, बस खत्म। ठीक है, तो मेन जो है ये बोला था। ठीक है, अब इसने क्या किया था, ये तो उसने तो अपनी बातें बताई कि भैया कि जो आपका कॉम्प्लेक्सेस होंगे उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होगा वो 2 टाइप की वैलेंसीज पोजेस करेगा, यानी कि प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, अब क्या किया वर्नर ने, क्या किया, कुछ कंपाउंड्स देखे, मतलब वर्नर ने क्या किया, कुछ कंपाउंड्स लिए और उनकी रिएक्शन पता उसने किसके साथ कराई? AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई। मैं वो कंपाउंड्स लिख दे रही हूँ बेटा, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूँ। क्या किया इन्होंने, किसने, वर्नर ने कंपाउंड्स की रिएक्शन किसके साथ कराई है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई है। एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, यहाँ पे भी सारा। ठीक है, तो देखा क्या गया, इधर आओ, कि इस वाले कंपाउंड में क्या क्या हो गया बेटा? स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक बार रिज्वाइन कर लो। रिज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ, बोल रहा था कोई, कुछ बोलो बेटा। मैम मैं बोल रही थी कि हो रही है स्क्रीन शो। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि उसने क्या किया, कुछ कंपाउंड्स ले और उसकी रिएक्शन कराई एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ। तो उसने क्या देखा कि जब ये वाला कंपाउंड एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट कराया तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 3 मोल ऑफ AgCl मिले, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले। ठीक है, और जब इसकी कराई तो आपको मिले 2 मोल ऑफ AgCl। अभी बताऊंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, लिख लो अभी, ये तो उसने काम किया था। ठीक है, जब इसके साथ कराया तो 1 मोल ऑफ AgCl मिले, इसके व्हाइट पीपीटी मिले, और यहाँ पे जीरो। उसने ये करके देखा तो उसको ये मिले। ठीक है, तो उसने क्या सोचा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है देखना एक बार, सोचो। यहाँ पे ना 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं, यानी कि ब्रैकेट के बाहर 3 Cl रहे होंगे, तभी तो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके 3 AgCl मिले होंगे। देखे, आओ देख, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ये ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। एक बार बताओ, जब तुम इसको पानी में डालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? याद करो मेरी पहली क्लास। एक तो ये मिलेगा
और 3 Cl नेगेटिव बाहर मिलेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने बताया ये वाली जो बाहर जो ब्रैकेट के बाहर होती है वो आयनाइजेबल होती है, ठीक है। और एक बात बताओ, जब तुम इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट कराओगे तो कितने Cl मिलेंगे, AgCl मिलेंगे? 3 ही मिलेंगे ना, यस मैम। क्योंकि वो इसको इधर सुनो, ये तो नॉन आयनाइजेबल है, ये तो नॉन आयनाइजेबल है, इसको तो कुछ नहीं कहेंगे। तो एक बात बताओ, 3 Cl मिल रहे हैं, तो आपको पता है Ag लव्स हैलोजन, पढ़ा है कभी? Ag लव्स हैलोजन, तो 3 Cl है तो कितने AgCl मिलेंगे? 3 AgCl मिलेंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो यानी कि मेरा बेटा जो वो बोल रहा था ना, इस कंपाउंड को ट्रीट करा के 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं इसके वाइट, क्योंकि AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, तो मतलब यहाँ पे टोटल आयंस कितने मिल रहे हैं सॉल्यूशन में मेरा बेटा? 4 मिल रहे हैं, हाँ या ना? 3 और 1 4, 3 और 1 4। अच्छा, और क्या पता लगा सकते हो? क्या तुम यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी बता सकते हो मेरे को, या मैं बोल दूं ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो सेंट्रल मेटल आयन की कितनी बार की? बताओ। +3। वेरी गुड, +3 आएगी। क्या तुम मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन का कितना होगा? 6। अंशिका बोल रही है, बाकी नहीं बोल रहे हो। 6। भाई प्राइमरी वैलेंसी में क्या है? ये तो न्यूट्रल है, 0 करो, इस पे -3 का चार्ज है। सेकेंडरी वैलेंसी में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? यही कर रहा है। मैं फिर बोल रही हूँ, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको देख के आप पता लगाते हो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी भी, ऐसा तो कुछ नहीं है, 0 होगा, ठीक है। मैंने इधर आओ, मैंने आ रही हूँ, मैं जिसको कोई डाउट है मैं आ रही हूँ, 5 मिनट दो मेरे को बेटा। मैंने आपको बोला था कि जो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ज्योमेट्री भी बताती है, तो आप किस तरीके से दिखाओगे? जो आपके, फिर से बोल रही हूँ, जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करता है उसको आप किससे दिखाते हो? सॉलिड लाइन से दिखाते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? 6 अमोनिया, तो 6 अमोनिया को कैसे दिखाओगे मेरे बेटा? बोलो। सॉलिड लाइन। और जो आपके प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 3 क्लोरीन, इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है, तो इनको तुम्हारा जहां मन हो वहां डॉटेड लाइन से दिखा दो। क्लियर है? एक और एग्जांपल करते हैं। आई नो डाउट हो सकता आ रहा हो बच्चों को, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। इतना क्लियर है? यानी कि हम एक एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, सब में हमें क्या निकाल के देखना है? टोटल आयंस कितने हैं, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, और उसका स्ट्रक्चर। जैसे देखो मैं एक और ले रही हूँ ताकि तुम्हें और क्लियर हो। अब मैंने देखो ये ले लिया, अब तुम मुझे ये बताओ, जब मैं इसको पानी में डालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? बताओ। बताओ। मैम 2 अपनी क्लास 8 तक होती है ना? यस, एक तो ये बनेगा, ठीक है। Cl अपने पास कितने थे? 3 थे ना, हाँ, तो बाहर 2 Cl है, तो हमें क्या मिलेगा? 2 Cl नेगेटिव मिलेगा। और अगर हम AgNO3 के साथ, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ करेंगे तो मुझे कितने AgCl मिलेंगे? 2। यानी कि टोटल आयंस कितने मिले सॉल्यूशन में मेरा बेटा? दिशा कितने मिले सॉल्यूशन में? 3 मिले। 3। वेरी गुड। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी सेंट्रल मेटल आयन की? निकाल के बताओ मेरे को सारे बच्चे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी कोबाल्ट की? देखो जब तक बताओगे नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं, 5 मिनट पहले छोड़ूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास से फिर कहोगे मैम ने छोड़ा ही नहीं। बताओ। +2। मैम 2 कैसे होगी बेटा? 1। उसको भूल गए? तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं सिखाई क्या? गलत बोल रहे हो सारे। X 3। 0, Cl पे कितने का है? -1। ये Cl पे कितने? -1 है, कितने? 2, तो कितने का आ रहा है? +3 का। +4 कहाँ से चले गए? कोबाल्ट की +4 कब से होने लग गई ऑक्सीडेशन स्टेट? सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ मुझे कोबाल्ट का। 6। 5 और 1 6। अब इधर देखो, जो आपका Cl है, जो आपका Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि
ऑक्सीडेशन स्टेट में किसका कंट्रीब्यूशन है, इन दो Cl का और इस Cl का। तो यानी कि ये प्राइमरी वैलेंसी में भी मतलब प्राइमरी वैलेंसी में भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी में भी दे रहा है। यानी कि ये कितना लिख दूं फिर 1, क्योंकि जो ये वाला Cl है ये कोऑर्डिनेशन नंबर में भी अपना योगदान दे रहा है एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट में भी दे रहा है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसको मैं किससे दिखाती हूँ, सॉलिड लाइन से दिखाती हूँ। यस और नो? यस मैम। जब आप नेक्स्ट क्लास में मिलोगे मैं दोबारा ये मतलब रिवाइज कराऊंगी, डोंट वरी। अब ये 2 क्लोरीन है, इसको तो आप कैसे दिखाओगे, जितने भी प्राइमरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको आप सॉलिड से दिखाते हो, तो इस वाले Cl को आप डॉटेड से भी दिखाओगे और सॉलिड से भी दिखाओगे, बिकॉज इसका दोनों में कंट्रीब्यूशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर में भी और प्राइमरी वैलेंसी में भी। ठीक है जी। और 2 Cl को आप जैसे मर्जी दिखा। ठीक है, अब ये तुम बताओ मेरे को, जल्दी से करके बताना। ये तुम करके बताओ मेरे को इसमें सारी चीजें। और जब क्लास में आते हो ना पूरी क्लास में बैठा करो, कोई फायदा नहीं है वरना पढ़ने का। अगर आप बीच बीच में लेफ्ट हो जा रहे हो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, मुझे तो कोई सेंस नहीं लगता। और ये सोच के तो मतलब बिल्कुल ही ना जाया करो पता नहीं क्या ही पढ़ा रही है मैम, ये क्या करें, पढ़ना पड़ेगा बेटा, चैप्टर है। चलो सबसे पहले क्या बताओगे मुझे तुम, प्राइमरी वैलेंसी बता दो, फिर सेकेंडरी वैलेंसी बताओ जल्दी से सारे बच्चे। शिखा, शिखा है क्लास में? हैंड रेस करो अपना। मुस्कान आप बताइए, फर्स्ट केस में प्राइमरी वैलेंसी। मैम 3 +1 वो तो सब में सेम ही रहेगी बेटा, ये दोनों चीजें तो सेम ही है कॉम्प्लेक्सेस में। अब इसमें देखो ये भी आपका क्या कर रहा है, ये 2 Cl अब ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंट्रीब्यूशन देंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर में भी, तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये 3 Cl ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंट्रीब्यूशन देंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर में भी। अच्छा, टोटल AgCl कितने मिलेंगे जब आप एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ कराओगे तो? मैम 1 नीचे वाले में, नीचे वाले में 0 0 0 ये काम कर दिए थे बर्नर ने भाई, है ना, लेकिन उसने कुछ कॉम्प्लेक्सेस पे किए थे। ठीक है, अच्छा ओके, तो टोटल आयंस कितने मिले इसमें, टोटल आयंस कितने मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा और एक इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितने मिलेंगे, 2, और इसमें कितने मिलेंगे टोटल आयंस, 0। ऐसे बनेगा ना इस पे, ये तो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा ना मेरा बेटा, तो मिलेगा ही नहीं। आयंस का मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव में कितने मिलेंगे। ठीक है, इतना आपको करना है, इतना पढ़ के आओगे। इसको आगे मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी तो मैं आपको एविडेंसेस बताऊंगी, मतलब क्या क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिले कि जो ये वर्नर ने बातें दी थी कितना क्या क्या सही भी था उसमें या नहीं भी था। ठीक है, चलो जैसे जब ना जो इसने कंपाउंड्स दिए उनका कंडक्टेंस मेजर किया गया और देखा गया जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है इसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा आई हुई है, और बात ठीक भी है क्योंकि इसमें टोटल आयंस क्या है, सबसे ज्यादा है, जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं उसमें कंडक्टेंस भी ज्यादा होते हैं। तो कुछ कुछ एविडेंसेस थे जो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अभी आप इतना ही करना, क्वेश्चन करके देखना हो जाएंगे तो, और मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी 15 क्वेश्चन का, वो आपको करना है। ठीक है मेरा बेटा, तो विल शेयर DPP इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है और कल मिलूंगी आपसे P ब्लॉक के साथ।